उस समय हमारे दादा गुरु रास बिहारी बोस के संपर्क में रहे, लोकमान्य तिलक के संपर्क में रहे, महात्मा गांधी के संपर्क में रहे। और जब उस समय समाचार पत्र बंगाल से छपते थे, जब बंगाल की पुलिस उनके पीछे पड़ जाती थी, तो वो समाचार पत्र छापने का, बांटने का काम भी हमारे दादा गुरु करते थे। हमारे दादा गुरु ने उस समय भी शिक्षा का काम किया। उस समय पंचपुरी के क्षेत्र में जब गुरुकुल पूरे नष्ट कर दिए थे मुगलों ने, अंग्रेजों ने, तो उस समय हमारे दादा गुरु ने एक एक व्यक्ति को, आचार्य को अपने मानदेय पर रखकर, सैलरी पर रखकर उनको एक एक गांव में भेजा था। पंचपुरी के कई गांवों में उन्होंने विद्यालय खोलने के लिए उनको भेजा था। हमारे दादा गुरु केवल आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे, आध्यात्मिक तो थे, बहुत ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन साथ साथ समाज सुधारक भी थे और क्रांतिकारी भी थे। जैसे महर्षि दयानंद थे, उसी परंपरा के वो संवाहक थे, क्रांति के मामले में, समाज सुधार के मामले में। कुंभ के क्षेत्र में मांस मदिरा खूब बेची जाती थी, क्योंकि मुगलों के खूब आक्रमण हुए ना। हरिद्वार में भी जितने हिंदू हैं उसके बराबर मुसलमानों की संख्या है। तो कुंभ के क्षेत्र में मांस और शराब को बेचा जाता था। हमारे दादा गुरु ने उस समय सामाजिक संस्थाओं के साथ आंदोलन करके अंग्रेजों से यह कानून पास करवाया कि हरिद्वार के क्षेत्र में कोई भी मांस की बिक्री नहीं होगी और शराब की बिक्री नहीं होगी। अभी भी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कोई शराब का ठेका नहीं है। शराब कहां से लेते हैं? जगजीतपुर से लेते हैं। कहां से लेंगे? बहादराबाद से लेंगे। कहां से लेंगे? रायवाला से लेंगे, ऋषिकेश, रायवाला से, भूपतवाला से आगे जाकर लेंगे। हरिद्वार के क्षेत्र में कोई भी शराब की दुकान नहीं है। तो ये संघर्ष करने का काम, ये कानून, नियम बनवाने का काम भी हमारे दादा गुरु द्वारा किया गया था। तो हमारे दादा गुरु, मैंने क्यों कहानी बताई? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा गुरु हैं, वो खुद भी क्रांतिकारी थे। केवल माला जपने वाले नहीं थे, माला के साथ साथ आवश्यकता पड़े तो भाला चलाने वाले थे। तो ऐसी हमारी परंपरा रही। हमारे जो भारत की परंपरा है ना, वो संत के साथ साथ सिपाही की परंपरा रही है, संत के साथ साथ सैनिक की परंपरा रही है, माला के साथ भाले की परंपरा रही है। हमारे यहां शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की परंपरा रही है। हमारे यहां भक्ति के साथ साथ शक्ति की परंपरा रही है। तो यहां पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक बार इतिहास की एक कहानी के रूप में बता देता हूं, तो आपको याद रहेगा। थ्योरेटिकल बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। 1995 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहां से यात्रा शुरू की, तो पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी खरड़ में दवाइयां बनाते। 2 लोग उनके पास आते थे, उनको योग करवाते, 1 या 2 लोगों को, 4 लोगों को। खरड़ में दवाइयां बनाकर जो दिन में लोग लेने के लिए आते, उनको दवाइयां की पुड़िया देते, पर्ची देते, लोगों को खुद देखते। 5-5 हजार लोगों को पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज खुद देखते थे। 250, 300, 500 की ओपीडी पूज्य आचार्य जी ने खुद एक एक दिन में की हुई है। एक समय ऐसा आया कि जब संख्या बहुत बढ़ने लग गई, लोगों की लाइन आश्रम में बाहर तक लग जाती थी, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगनी शुरू हुई। तो उस समय यह देखा गया कि केवल हम 2 व्यक्ति देखेंगे, कंसल्टेशन देंगे, आयुर्वेद का परामर्श देंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो दूसरे वैद्यों को रखा गया। पहले 2 व्यक्ति योग करने के लिए आते थे। 2-4 व्यक्तियों को योग तो करवाया था शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लोगों ने कहा कि मेरा तो दमा ठीक हो गया, मेरा तो अस्थमा ठीक हो गया प्राणायाम करने से, मेरी डायबिटीज, मेरा थायराइड ठीक हो गया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब ये देखा कि योग से ऐसे लाभ होते हैं, तो 100, 200, 500 लोग योग करने के लिए आने लगे। जिन लोगों को यहां लाभ हुआ, उन्होंने कहा पूज्य स्वामी जी महाराज से कि महाराज जी, आप सूरत आइए, आप राजकोट आइए, आप गुजरात आइए, आप हमारे क्षेत्र में आकर योग शिविर लगाने का काम करें। आप जैसी योग की कक्षा लगाते हैं ना, छत के ऊपर योग सिखाना, ऐसा ही काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने भी किया है। मेरा ऐसे कई परिवारों में जाना हुआ। सहारनपुर में भी एक परिवार है, उनके घर में उन्होंने बताया कि स्वामी जी आए तो इस छत के ऊपर उन्होंने योग सिखाया था। मैंने कहा कितने व्यक्ति थे? तो उन्होंने फोटो निकाल कर दिखाई कि 20 व्यक्तियों को स्वामी जी योग सिखा रहे हैं, 10 व्यक्तियों को योग सिखा रहे हैं। तो आप अपनी कक्षा में व्यक्ति कम हो शुरुआत में, तो आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं। आपको 2 व्यक्ति मिले तो 2 व्यक्तियों को ही योग सिखाइए, लेकिन संकल्प यह होना चाहिए कि मेरी कक्षा में मैं 2 से 100 की संख्या करूंगा, मैं कम लोगों को योग नहीं सिखाऊंगा, मुझे हजारों लाखों लोगों को योग सिखाना है। तो ये यात्रा प्रारंभ हुई। अब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जब छोटा पड़ने लग गया, तो
तो ये सोचा गया कि एक और बड़ा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा जहां 250-300 वैद्य बैठे, रिसर्च का काम हो, लोगों के भोजन करने की व्यवस्था हो। अब इस छोटे से आश्रम में लोग आते थे तो भोजन की व्यवस्था नहीं थी। एक छोटी सी किचन थी, उसमें 100-150 लोगों का भोजन तो बन सकता है, लेकिन हजारों लोगों का नहीं बन सकता। दूसरे वैद्यों को बिठाने के लिए जगह नहीं। और ये जो लाल बिल्डिंग है ना, ये अभी भी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में है। अब क्योंकि वहां भीड़ भाड़ का क्षेत्र है, तो एक दिन जब आपको भ्रमण के लिए भेजेंगे तो यहां तो नहीं भेजेंगे, लेकिन वापसी में या कभी भी जब आपको कनखल जाना हो, हरिद्वार जाना हो, तो आप इसको देखने के लिए जा सकते हैं। आश्रम छोटा है ना, तो सबकी बसें भेजेंगे तो फिर वहां पर भीड़ हो जाती है, बस की मुड़ने की जगह भी नहीं है। पूज्य आचार्य जी अभी भी वहीं पर रहते हैं। तो ये हमारे ट्रस्ट हैं। तो सबसे पहला ट्रस्ट हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना। जब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट छोटा पड़ गया तो उसके बाद हमने अगला ट्रस्ट बनाया पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। पतंजलि कौन सा है? ये जो फेज 1 आपने दिखाई दिया ना, रोड के उस साइड जो ट्रस्ट है, ये हमने पहले बनाया 2006 में। इसमें 250-300 वैद्यों के बैठने की व्यवस्था, पंचकर्म की, सर्जरी की, लाइब्रेरी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, HR डिपार्टमेंट की, डेंटल की, ये सारी व्यवस्था, पैथ लैब की यहां पर की गई, जो सामने आपको दिखाई दे रही है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी 2005 को हुआ और इसका उद्घाटन रामनवमी 2006 को हुआ। फिर जब ये भी छोटा पड़ गया तो 2008-9 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो लाखों लोगों को योग शिक्षक बनाना था। तो उससे पहले 2005-6 में पूज्य स्वामी जी महाराज जब योग शिविर लगाते थे तो 1-1 लाख लोग हर जगह आते थे। रांची में, काठमांडू में, कलकत्ता में, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में सुबह सुबह 3 बजे उठकर 1-1 लाख लोग एक जगह आते थे, पूरे ग्राउंड भरते थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह सोचा 2005 में कि मैं खुद तो सब जगह योग सिखाने नहीं जा सकता, तो मुझे अपने जैसे लोग तैयार करने हैं। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या करता? वो कहता योग तो मेरा है, मैं जितनों को सिखा दूं, जिसको सीखना होगा हमारे पास आ जाएगा। हम अपना ट्रेड सीक्रेट, इस योग को कैसे किया जाता है, ये सबको बताने की क्या जरूरत है? आपके गांव में भी आसपास में कोई व्यक्ति कोई नाभि को उठाता है, कोई नुस्खा जानता है, तो वो उसके बारे में बताता है क्या? वो कहता मैं खुद ही अपनी दवाई दूंगा, आपको नहीं बताऊंगा। उनकी सोच क्या होती है कि मैंने यदि बता दिया तो मेरा महत्व तो कम हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को सीक्रेट नहीं बनाया। योग के बारे में यह नहीं कहा कि योग केवल मैं सिखाऊंगा तभी लाभ होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि योग ओपन है, योग तो हमारे ऋषियों का है और इसको मैं खुद नहीं करवाऊंगा, मैं लाखों लोगों को यह योग सिखाऊंगा ताकि वो भी दूसरों को करवाएं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग में आप कुछ छुपाया, आयुर्वेद में कुछ छुपाया? जो पतंजलि के पास है वो सब ओपन है या नहीं है? कोई दूसरा व्यक्ति होता तो योग का पेटेंट करवाता और पेटेंट करवाने के बाद लाखों करोड़ रुपए इस योग से कमाई करने का काम करता। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को कमाई का काम नहीं माना, योग को भलाई का काम माना और योग को लाखों लोगों को सिखाया। तो पतंजलि योगपीठ फेज 2 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2005 में सोचा कि मुझे अपने जैसे प्रतिरूप तैयार करने हैं, तो उस समय अपने पास 2005 में फेज 1 भी नहीं बना था, केवल छोटा सा आश्रम था। तो हरिद्वार के भूपतवाला में सारी धर्मशालाएं किराए पर ले ली। बरसात के मौसम में, सावन के बाद हरिद्वार खाली हो जाता है, ज्यादा भीड़ नहीं रहती, तो धर्मशालाएं खाली, धर्मशालाएं सारी ली। 600-700 कमरे बुक किए। एक जगह बांस का, बेम्बू का टेंट लगाया, वाटरप्रूफ टेंट, क्योंकि बड़ा हॉल कोई मिलने वाला नहीं था। और उस टेंट में टीवी के ऊपर स्क्रॉल चलाया कि ऐसे लोग जो दिन में 23 घंटे अपने घर परिवार, नौकरी, व्यापार के लिए काम करना चाहते हैं और जो 1 घंटा खुद योग करेंगे और दूसरों को योग करवाएंगे, ऐसे लोग अप्लाई करें। हम उनको 11 दिन की योग टीचर्स ट्रेनिंग देंगे और ये सारी व्यवस्थाएं आश्रम द्वारा की जाएगी, पतंजलि द्वारा की जाएगी। तो उस पहले योग शिविर में मुझे भी आने का मौका मिला। मैं उस योग शिविर में आया, जब टीवी के ऊपर देखा तो ये सोचा कि चलो घर परिवार, नौकरी, व्यापार का काम तो करना ही है, 1 घंटे खुद के लिए योग करना है, दूसरों को भी सिखा देंगे। तो पार्क की फोटो साथ लेकर, अब तक किए गए सामाजिक कार्य साथ लेकर, क्योंकि 1995 से ही हम नशा मुक्ति के अभियान में लग गए थे, कुछ आर्य वीर दल के माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से सोशल सर्विस के काम,
कुछ समाज सेवा के काम शुरू कर दिए थे। तो अपने सेवा के विवरण लेकर आए और उस समय सबका एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर उनको शिविर में एडमिशन दिया गया। तो 1000 लोगों को पहले योग शिक्षक बनाया गया, उनको योग सिखाने के लिए भेजा गया। 2006 में फिर 1000 लोगों को योग शिक्षक बनाया गया। ऐसे हर साल 2-2, 2,500 लोगों को योग शिक्षक बनाकर ट्रेनिंग देकर यह कहा कि तुम जहां हो वहीं पर योग की कक्षा लगाओ। ऐसे लोगों ने योग की कक्षा लगानी शुरू की। उसके बाद 2007 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि सारे लोगों को तो हरिद्वार भी नहीं बुला सकते, हरिद्वार भी एक साल में 2-3 हजार लोगों को ही बुला सकते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर यह सोचा कि अब हमें पतंजलि जो हमारा योग पीठ बना है इसमें एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाना है। सुबह जहां आपने योग किया ना, वहां 10-10 हजार लोगों को एक साथ योग सिखाया जा सकता है। और ये जो सारा कैंपस आप देख रहे हैं, जिस कमरे में आप रुके हुए हैं ना, वो सब उसी समय बनाया गया कि हम 10,000 लोगों को बुलाएं यहां पर, उनको 7 दिन सिखाएं और ऐसे लाखों लोगों को तैयार करें जो देश के एक एक गांव में जाकर निःशुल्क योग सिखाने का काम कर सके। जैसे आपके यहां रहने खाने की व्यवस्था की है ना, आवास भोजन की ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, ऐसे ही 10-10 हजार लोगों को हमने 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में ऐसे बुलाकर ट्रेनिंग देने का काम किया है। तो ऐसे लाखों लोगों को यहां से तैयार किया है। अब ये काम कोई सरकार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। तो ऐसे योग शिक्षक तैयार किए, ऐसे लाखों योग शिक्षक पतंजलि योगपीठ के यहां से तैयार किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से योग शिक्षक तैयार किए, फिर उनका संगठन बनाया गया, पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। जब यह लगा कि संगठन में भाई बहन दोनों हैं, तो महिलाओं का अलग से संगठन बनाया गया, महिला पतंजलि योग समिति। जब उन 2009 में यह देखा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, काला धन देश के बाहर जा रहा है, 2G 3G जीजाजी घोटाले हो रहे हैं, कोल घोटाले हो रहे हैं, तो उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का गठन किया। और 2011 में जब देखा कि देश में युवाओं को भी जोड़ने की आवश्यकता है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे नशा ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो 14 से 18 साल की उम्र में बच्चे नशा करना सीखते हैं। तो ऐसे किशोरों को, युवाओं को जोड़ने के लिए, उनको योग से जोड़ने के लिए और नशा मुक्त बनाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक अभियान चलाया, युवा भारत संगठन बनाया गया। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2011 में ही आंदोलन करते हुए यह महसूस किया कि इस देश में एक बड़ी संख्या किसानों की है, तो किसानों के लिए पतंजलि किसान सेवा समिति संगठन बनाया गया। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह देखा कि अब सोशल मीडिया के बिना काम नहीं हो सकता, तो सोशल मीडिया के नाम से एक और संगठन बनाया गया। तो ऐसे हमारे संगठन समाज के बीच में सेवा का काम करते हैं। हम बात कर रहे थे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की, तो जो सबसे पहला ट्रस्ट बनाया गया वो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया गया 1995 में, जिसका गठन हुआ। जब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट छोटा पड़ गया तो दूसरा ट्रस्ट बनाया गया पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, जिसका उद्घाटन रामनवमी 2006 में हुआ। मुझे याद है 2006 में जब पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन हुआ तो यह फेज 2 नहीं था। तो उस समय पीछे खेतों में फसल की कटाई करके तंबू लगाए गए थे और तंबू में सोने के लिए गद्दे, सर्दी का मौसम था, अप्रैल में काफी सर्दी थी उस समय, तो उस समय नीचे पराली डाली गई थी, जो होती है ना पराली, के पराली टेंट में डाल लो, टंकियां बनी हुई हैं, बाल्टी हैं, बाल्टी में से नहा लो, अपनी पानी की बाल्टी लेकर आ जाओ। तो उस टेंट में भी 2006 में हम रुके थे, जैसे आप आए हैं ऐसे 2006 में टेंट में रुके थे और टेंट में रुककर वहां पर सेवा का काम किया था। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि हम कोई डायरेक्ट पैरासूट से आ गए। आपकी तरह एक शिक्षक के रूप में भी काम किया है, जिला प्रभारी के रूप में भी काम किया, मंडल प्रभारी के रूप में भी काम किया, राज्य प्रभारी के रूप में भी कार्य किया। तो ऐसे पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, दूसरा ट्रस्ट बनाया गया। तीसरा ट्रस्ट हमारा बनाया गया पतंजलि योगपीठ का फेज 2। थोड़ा सा आपको ये पतंजलि योगपीठ दिखा देते हैं। उसके बाद 2009 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि देश के अंदर भय, भूख, भ्रष्टाचार बहुत है, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने तीसरा एक ट्रस्ट बनाया, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य है आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना। चौथा हमारा
पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया योग के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करने के लिए, माननीय मोदी जी ने जिसका शुभारंभ किया। महिला पतंजलि योग समिति के नाम से बहनों का ट्रस्ट बनाया गया। पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट बनाया गया। अपने देश में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो गांवों में रहती है। उस गांव में रहने वाले लोगों को जोड़ने के लिए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, आदर्श ग्राम बनाने के लिए, गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, गांव में तालाबों को बचाने के लिए, गांव में आय को बढ़ाने के लिए, स्वावलंबन देने के लिए, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए, गांव में गोरक्षा के लिए, गांव में गांव का पानी गांव में रहे, गांव में लोग जो यूरिया, डीएपी, डीडीटी से लेकर एंडोसल्फान से लेकर मेलाथियान से लेकर जो खेतों के अंदर जहर डालते हैं, उस जहर से बचाने के लिए पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट की स्थापना की गई। तो ये हमारे ट्रस्ट हैं, 6 ट्रस्ट। अब पतंजलि ने केवल ट्रस्टों की स्थापना नहीं की, और केवल यहां पतंजलि केवल भारत में काम नहीं करता। भारत के साथ साथ पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके में सेवा का काम करता है। कहां पर करता है? यूके में। पतंजलि योगपीठ यूएसए में सेवा का काम करता है। कहां करता है? यूएसए के अंदर। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट कनाडा में बना हुआ है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट नेपाल में बना हुआ है। पतंजलि योगपीठ मॉरिशस में बना हुआ है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का इस दुनिया के 35 से अधिक देशों में तो खुद जाना हुआ है। कई देशों में मुझे भी पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ व्यवस्था हेतु सेवा करने के लिए जाना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 2-3 बार, दक्षिण कोरिया में, यूके में। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को जितने लोग देश में पसंद करते हैं, वैसे ही विदेशों के अंदर भी पूज्य स्वामी जी महाराज के फॉलोवर हैं, उनको पसंद करने वाले हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक लोग पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े हुए हैं। वो 5 करोड़ लोग पूज्य स्वामी जी महाराज से जो जुड़े हुए हैं, उनमें से दुनिया के 200 देशों से लोग जुड़े हुए हैं। हर छोटे बड़े देशों से जो लोग पूज्य स्वामी जी महाराज को, योग को, भारतीय संस्कृति में रुचि लेते हैं, रखते हैं, ऐसे अलग अलग देशों से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये 5 इंटरनेशनल ट्रस्ट के नाम नोट कर लीजिए आप। तब तक फोटो नहीं लेनी है, नोट करना है। इसके बाद जैसा मैंने बताया ना, ट्रस्ट तो हमारे ऐसे जिनका भवन है, जिनकी बिल्डिंग है। हमारे 7 प्रमुख संगठन सेवा का काम करते हैं। देखिए, इस देश में 600 से ज्यादा जिले, 5000 से ज्यादा तहसीलें और 6,38,365 गांव हैं। अपना पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है जो देश के 2.5 लाख से अधिक गांवों में तो हमारा संगठन है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर ग्राम समितियां बनाई हैं। भाई दयाराम जी बैठे हैं रेवाड़ी से, आ जाओ दयाराम जी एक बार। इनके कई बार एक्सीडेंट हो चुके, लेकिन पूरी उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ होते हैं। रेवाड़ी में कितने गांव हैं? 600 के करीब गांव हैं। कितने गांव तक आप रेवाड़ी में जा चुके हैं? लगभग 600 गांव में। लगभग 600 के 600 रेवाड़ी के गांव में भाई दयाराम जी, युद्धवीर जी जा चुके हैं। हरियाणा का तो कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें हमारा संगठन नहीं हो। 4-4, 5-5 बार हमने योग शिविर लगा चुके हैं। 4-4, 5-5 बार हर गांव में योग शिविर लगा चुके हैं। पूरे देश में कोई राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक संगठन नहीं जो 2 लाख से ज्यादा गांवों में पहुंचा है, जहां पर पतंजलि पहुंचा है। जी बैठिए। पूज्य स्वामी जी महाराज को जानने वाले, उनको पहचानने वाले, उनसे प्रभावित लोग तो पूरे भारत में हैं। मैं 2-3 जगह गया। जैसलमेर के बॉर्डर पर गया जहां पर लाइट नहीं है। ऐसे बॉर्डर की ढाणी में, ढाणी का मतलब जो कच्चे मकान बने होते हैं ना, शहर से दूर, गांव से दूर, उस ढाणी में जहां पर बिजली नहीं आती, जहां किसी घर में टीवी नहीं, और जहां पर कोई कार्यक्रम नहीं आता, और जहां पर अनपढ़ लोग रहते हैं, वहां पर जब मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज की फोटो दिखाई कि इनको जानते हो, तो उन्होंने कहा कि इनको जानते हैं। मैंने कहा भी आप कैसे जानते हो? आपके यहाँ तो आस्था भी नहीं आता, टीवी भी नहीं है आपके पास, तो टीवी जहां हो वहां तो समझ आता है। तो उन्होंने कहा कि हम कई बार काम के सिलसिले में अड़ोस पड़ोस में काम करने के लिए जाते हैं, वहां जब रुकते हैं तो हमने वहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा है कि ये योग करवाते हैं। दुनिया का, देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पूज्य स्वामी जी की फोटो दिखाओ तो जो जानता नहीं हो। जो योग करता है वो भी जानता है, जो योग नहीं करता वो भी जानता है, जो हिंदू है वो भी जानता है, जो मुसलमान है वो भी जानता है। ऊपर लेह लद्दाख में मैं खारदुंगला टॉप पे गया, वहां पर रोड बन रहा था बीआरओ की ओर से, तो मजदूर कुछ काम कर रहे थे।
मैंने उनसे पूछा कि इनको जानते हो क्या? पूज्य स्वामी जी महाराज की फोटो दिखाकर, जीवन दर्शन पुस्तक जो है ना उसके ऊपर फोटो बनी हुई है, पुस्तक के ऊपर होती है ना, तो पुस्तक गाड़ी में होती है, तो मैंने दिखाया। तो उनको जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि हम भी इनको जानते हैं, ये योगा करवाते हैं, ये पेट घुमाते हैं। तो योग को और पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और 20 करोड़ से अधिक लोगों से तो सीधे पूज्य स्वामी जी महाराज ने संवाद किया है। 400 से अधिक जिलों में जाने का काम किया है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का संगठन सबसे बड़ा संगठन है पतंजलि का, और आपका यह सौभाग्य है कि आप उस बड़े संगठन के सदस्य बन रहे हैं, उसके परिवार के सदस्य बन रहे हैं। तो हमारा पहला संगठन कौन सा है? पतंजलि योग समिति। पतंजलि योग समिति, योग को घर घर तक पहुंचाने का अभियान। दूसरा हमारा संगठन क्या है? महिला पतंजलि योग समिति, महिलाओं के, देश की प्रत्येक महिला तक योग को पहुंचाने का आंदोलन। तीसरा हमारा भारत स्वाभिमान, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान। अब ये व्यवस्था परिवर्तन क्या है, इसकी बात जब कई बार करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती। तो लोग व्यवस्था परिवर्तन को समझते नहीं कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब हमें कोई पीएम बनना है क्या, राजनीति करनी है क्या, चुनाव लड़ना है क्या। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ है कि 1947 में जब आजादी मिली तो राजनीतिक आजादी तो मिल गई, अंग्रेज चले गए, लेकिन इस देश की जो 5 प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, कृषि व्यवस्था, इसका भारतीयकरण नहीं हुआ। अभी भी अंग्रेजों की यूरिया डीएपी की कृषि होती है। चिकित्सा व्यवस्था, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजों की एलोपैथी ही भारत की प्रमुख चिकित्सा व्यवस्था बनी हुई है। आयुर्वेद को कोई मान्यता नहीं है। 1947 से लेकर 2009 तक आप देखें तो राज्य स्तर पर आयुर्वेद को पीछे धकेला जाता था। इसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में 1935 में जो लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया था, उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था अभी भी चल रही है। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। शिक्षा का भारतीयकरण नहीं हुआ, शिक्षा का शुद्धिकरण नहीं हुआ। आपको जो शिक्षा दी गई उसमें औरंगजेब के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में तो पढ़ा दिया गया, लेकिन राम के बारे में, कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया गया क्या? आजादी की जब बात आती है तो आजादी में यह पढ़ा दिया गया कि सारी आजादी लाल बाल पाल ने दिलवाई, सारी आजादी महात्मा गांधी ने दिलवाई, अहिंसा से आजादी मिली, अंग्रेज चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहीं नहीं पढ़ाया जाता।